अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि तकरीबन हर फेमस बंदे को, हर क्या कहते हैं कंपनी को दुनिया में चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या यार? अपनी फेसबुक की प्रोफाइल है ना, उस पर तस्वीरें लगाते हो ना, ट्विटर अपना मैनेज करते हो, क्या कहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, तो बस समझ लें कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनीज की, फेमस बंदों की, डिपार्टमेंट्स की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, उनके जो अकाउंट है उनको मैनेज करना होता है। आपको ग्राफिक्स बना के पोस्ट करनी होंगी, आपको कुछ वहाँ पे लिखना होगा, आपको वो सारी स्केड्यूल करनी होंगी। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर। और बहुत सारी कंपनियां जिनको नहीं पता किस तरह की जाती है ये सारी चीज़ें, आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीखें एंड छा जाए इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। यहाँ पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन कंपनीज के लिए काम करें, डॉलर्स में पैसा कमाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और आपको ये क्यों सीखना चाहिए? इस पूरे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स में हम लोग बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की बेसिक कवर करेंगे, साथ हम ये कवर करेंगे कि आप कैसे किसी ब्रांड के लिए उनका कंटेंट बना सकते हैं। इसके साथ हम ये भी सीखेंगे कि आप कैसे एक पीस ऑफ कंटेंट से अनलिमिटेड पीस ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। इस कोर्स में हम थोड़ी सी कंटेंट एसईओ को भी कवर करेंगे और चीज़ें लाइक एनालिटिक्स और इंगेजमेंट को भी हम कवर करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग जॉब्स फाइंड कर सकते हैं अपनी इस कोर्स को करने के बाद, किन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपना अकाउंट्स बनाने चाहिए और आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। सो वेलकम टू फर्स्ट क्लास ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स। सबसे पहला सवाल कि कोई पर्सन सोशल मीडिया मैनेजर को क्यों हायर करेगा? द मेन रीज़न, कोई भी क्लाइंट या ब्रांड एक सोशल मीडिया मैनेजर को इसलिए हायर करेगा कि वो खुद बैठकर रोज़ कॉन्स्टेंटली पोस्ट नहीं कर सकते। उनको कोई पर्सन चाहिए जो उनके ये सोशल मीडिया, तमाम सोशल मीडिया हैंडल कर सके। इसी तरह जैसे डिफरेंट ब्रांड्स हो गए एंड डिफरेंट गवर्नमेंट अकाउंट्स हो गए, वो खुद बैठ के रोज़ पोस्ट नहीं कर सकते। उन्हें लोग चाहिए जो उनके बिहाफ पे पोस्टिंग करें, जो उनकी ब्रांड थीम को और जो ब्रांड उनका आइडिया है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में उनकी हेल्प करें। उनको जो लोग चाहिए उन लोगों को कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स। सोशल मीडिया मैनेजर्स का मेन काम ही यही है, किसी भी एक ब्रांड या किसी एक क्लाइंट का पूरा सोशल मीडिया खुद मैनेज कर लेना, ताकि वो अपने तमाम बिजनेस उन डिफरेंट बिजनेस पे फोकस कर सके जिसकी उनको ज़्यादा ज़रूरत है। एडिडास की एग्जांपल ले लेते हैं, नाइक की एग्जांपल ले लेते हैं। वो सोशल मीडिया मैनेजर्स को क्यों हायर करते हैं? ताकि उनको खुद बैठ के पीस ऑफ कंटेंट या पोस्टिंग ना करनी पड़े और वो अपने बिजनेस जैसे शूज सेलिंग हो गया या डिफरेंट सप्लाई एंड चेन हो गया, वो उस पर फोकस कर सके। हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को या सोशल मीडिया मैनेजर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आम पीपल जो हमारी तरह, हमें अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से कोई इतना फ़र्क नहीं है। मैं साल में एक दफ़ा पोस्ट करूं या 10 दफ़ा पोस्ट करूं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ब्रांड है जैसे फॉर एग्जांपल ELO है, एडिडास है, नाइक है, कोलगेट है, अगर ब्रांड्स कॉन्स्टेंटली पोस्ट ना करें तो इनका कंपटीशन इनसे आगे निकल जाएगा। तो अपनी फील्ड में रहने के लिए और कम्पिटिटिव रहने के लिए ये लोग सोशल मीडिया मैनेजर्स हायर करते हैं, जिनका सोल काम यही होता है कि कंटेंट जनरेट करना और उन कंटेंट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनी रहे। अब मैं आपको चंद एग्जांपल दूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल की। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप कैसे उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए कंटेंट आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उनके बिहाइंड द सीन दिखा सकते हैं, आप उनके प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस दिखा सकते हैं कि कैसे, फॉर एग्जांपल ये माउस है तो जो कंपनी ये माउस बना रही है, ये माउस कैसे बनता है, इसकी मोल्डिंग आप उनको एज अ वीडियो फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, आप उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या ओनर का इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनके कस्टमर्स का रिव्यू पब्लिश कर सकते हैं, ताकि और ज़्यादा लोग उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो और उन एक ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी बिल्ड होती जाए। आप इसी तरह उनके अपकमिंग जो नए प्रोडक्ट उनके आने वाले हैं, आप उन प्रोडक्ट के बारे में आवाम में आगाही फैला सकते हैं। इसी तरह आप उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मेन अकम्पलिशमेंट्स हैं, लाइक अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फॉर एग्जांपल अगर सेलकोर की कोई कंपनी है और उसे एडिडास के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ज़ाहिर बात आप इसको पूरा डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एज अ प्रमोशनल कंटेंट अपने उस ब्रांड के लिए एक पॉजिटिव चीज़ के तौर पर पेश कर सकते हैं। चलें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। तो जो एक सोशल मीडिया मैनेजर है वो उनकी किस तरह हेल्प कर सकता है? वो उनकी हेल्प इस तरह कर सकता है कि वो उनके बिहाफ पे ऐसी पोस्टिंग करे जिससे ये होगा कि वो नई ऑडियंस को रीच करेगा और ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को रीच करेगा। तो आप अल्टीमेटली आप उस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपना जो पर्सनल ब्रांड है उसको और ज़्यादा फैला सके। इसके अलावा बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके मर्चेंडाइज के लिए कस्टमर बेस नई बना सकते हैं ताकि जब वो मर्चेंडाइज लॉन्च हो तो वो सेल भी हो। फॉर एग्जांपल कोई एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जिसका मेन जो काम है वो है यूट्यूब पे पोस्टिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके यूट्यूब का वो कंटेंट उठाएं,
उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम रील्स हो गया, फेसबुक रील्स हो गया, आप टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट की स्टोरीज हो गया, तो आप उन 4-5 जगह पे उसका कंटेंट फैला सकते हैं। आप पिंटरेस्ट पे उसका कंटेंट डाल सकते हैं। आप वो यूट्यूब की मेन वीडियो उठा के उसी वीडियो को आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है, अब जो एक बंदा रोज़ की वीडियोस बनाता है, कोई भी फॉर एग्जांपल मुज़म्मिल हसन ले लें, वो कंटेंट पोस्ट करते हैं मेनली यूट्यूब पे। अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुद बैठ के कंटेंट को फेसबुक पे पोस्ट करें, उस कंटेंट को पिंटरेस्ट पे पोस्ट करें, उस कंटेंट को आप रील पे पोस्ट करें। एक बार उन्होंने कंटेंट रिकॉर्ड करके दे दिया, अब आपका आगे काम है कि आपने उस कंटेंट को जितनी ज़्यादा हो सके आपके पॉसिबल है उस ऑडियंस तक आपने वो रीच इंक्रीज करने हैं। इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जितनी ज़्यादा रीच होगी उतनी ज़्यादा उस बंदे की फॉलोइंग होगी, उतनी ज़्यादा उस ब्रांड की फॉलोइंग होगी, तो आप अल्टीमेटली उनकी फॉलोइंग इंक्रीज करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तीसरी एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है गवर्नमेंट पेजेस। आपने अगर देखा हो इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेज बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि अच्छी चीज़ है। आप उन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हेल्प किस तरह कर सकते हैं? अगर आप उनके एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हायर हों, तो आप नई पॉलिसीज़ के बारे में आवाम को पोस्टिंग करके बता सकते हैं। आप नई पॉलिटिकल एडवांसमेंट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब लोकल या इंटरनेशनल कोई भी अगर इशू है, आप उस बारे में ऑडियंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक गवर्नमेंट पेज की हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 आपको एग्जाम्पल दे दी। इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंट निशेस और डिफरेंट फील्ड के पेजेस की आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के। अगर आपने ये सीख ली तो इसमें आपके आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए। तो ये देखें, हर साल हज़ारों ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, अपनी सोशल प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी पर्सन अकेले बैठ के खुद हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, वो किसी 1 या 2 पे खुद को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। देखिए, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे सप्लाई होती है। जब तक डिमांड रहेगी, जब तक लोग अपनी सोशल प्रेजेंस बनाते रहेंगे, जब तक लोग नए ब्रांड लॉन्च करते रहें, तब तक सोशल मीडिया मैनेजर्स की उनको ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि उन्हें लीड जनरेशन चाहिए, उन्हें चाहिए सेल्स चाहिए, उन्हें चाहिए नए कस्टमर्स, उन्हें अपनी रीच बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें अपने उस ब्रांड की जो आइडिया है, जो आइडियोलॉजी है, उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए लोग चाहिए। तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर आप इसको सही तरह सीख लें। और वैसे भी ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आपने ये सीख ली तो ये ज़िंदगी भर आपका साथ देगी। कुछ और पॉइंट्स जो स्कोप या फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर को एक्सप्लेन करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का क्या मतलब है? आप लोगों को पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर कोई सस्ते कपड़ों की या अफोर्डेबल कपड़ों की बात करें तो आपके ज़हन में कौन सा ब्रांड आता है? ELO। इसी तरह ह्यूमनाइज देयर ब्रांड। फॉर एग्जांपल, अगर KFC का जिक्र किया जाए तो KFC का सोच के आपके बारे में जहन में क्या आता है? आपके जहन में वो एक अंकल की तस्वीर आती है। तो इस तरह देखें, उन्होंने एक पर्सन को अपने ब्रांड से ऐसे लिंक किया कि आप कोई भी KFC का जिक्र करें ना, तो आपको उस KFC के फाउंडर की तस्वीर अपने जहन में नज़र आ जाती है। इस्टेब्लिश देयर ब्रांड एज अ थॉट लीडर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एप्पल का तो पता होगा कि एप्पल नॉर्मली जो अवाम है ना, एक प्रीमियम सेगमेंट में समझती है और वो उसको हर चीज़ में, हर फील्ड में एक लीडर समझती है। जैसे अभी उन्होंने एक डायनेमिक आइलैंड लॉन्च किया, तो अब फ्यूचर में और ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन उनको कॉपी करेंगे, तो वो ऐसा लीडर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह रिमाइंड ऑफ देयर प्रेजेंस, ताकि वो कंपटीशन में डाई आउट ना हो जाए। मोर सेल्स और मोर लीड्स भी उनके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है। इसी तरह कस्टमर का फीडबैक लेके वो किस तरह अपने शूज़ वगैरह का डिज़ाइन इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कोई शूज़ का ब्रांड है जैसे नाइक हो गया, एंडियोर हो गया, तो वो कस्टमर से जब फीडबैक लेते हैं कि आपको हमारा कौन सा जूता पसंद आया, तो ये जो फीडबैक है, ये इस फीडबैक को लेने में आप उस ब्रांड की हेल्प करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ELO की एग्जांपल दी थी आपको कि ELO एक पाकिस्तानी जो क्लॉथ मेकिंग ब्रांड है। तो आप देखें, आपको उसके एड्स लाजमी नजर आएंगे। अगर आप क्लॉथ का अगर थोड़ा बहुत सर्च करें ना, तो कुछ अर्से बाद आपको ना ELO के एड्स है ना, वो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये सोचेंगे, अगर ELO पोस्टिंग करना बंद कर दे, सोशल मीडिया मैनेजर ना हायर करे, कोई एक बंदा उनका बैठ के खुद सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश करे कि मैं चलो एक्सपेंस ये वाला बचा लेता हूँ सोशल मीडिया मैनेज, तो क्या होगा? वो एक बंदा कितनी पोस्टिंग कर सकता है? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि विद टाइम अब आपके जहन में से, आपकी सोशल मीडिया में से वो ELO की जो एक इमेज है ना, वो ऐसे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको जब ऐड ही नज़र नहीं आएंगे तो आप समझेंगे ये कंपनी ख़त्म हो गई है। ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जिस आपको बचपन में उनके कुछ कहीं पे प्रेजेंस नज़र आ रही होगी, लेकिन आप नज़र नहीं आते। क्योंकि वो कंपटीशन के साथ खुद को ग्रो नहीं करते,
वो कंपटीशन के साथ खुद को मैच नहीं करने की कोशिश नहीं करते, तो वो डाई आउट हो जाते हैं प्रोसेस में। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट और मेन एलिमेंट ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आ जाती है ऑडियंस रिसर्च। तो आप मेरी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, ऑडियंस रिसर्च क्या होती है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके उस जिसके लिए आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करेंगे उनकी मेन ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दी थी डक्की बाई की, कि जो उनका सोशल मीडिया मैनेजर होगा ना, उसका जो मेन टारगेट होगा वो यूथ को टारगेट करना, ठीक है। वो और यूथ भी वो जो थोड़ा फ़नी कंटेंट या थोड़ा इस तरह का कंटेंट पसंद करती हो। इसकी बजाय जो मुजम्मिल हसन भाई हैं, उनका जो सोशल मीडिया मैनेजर होगा उसका काम होगा कि जो सीरियस पॉलिटिकली या इन चीज़ों में सीरियस लोग हैं ना, उनको टारगेट करना। अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस से क्या मुराद है, अब इस टारगेट ऑडियंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। इमेजिन आप एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जो उनके ऐड रन करते हैं वो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल को नज़र आते हैं। उन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल में से सिर्फ 1 to 2% जो है वो एंड पे सेल जनरेट करते हैं। तो जो ब्रांड के लिए टारगेट ऑडियंस होगी वो पीपल होंगे जिन्होंने ऐड देखा और जो उस ऐड से आपकी वेबसाइट पे या आपके स्टोर पे आए और उन्होंने आपके वहाँ से कुछ प्रोडक्ट बाई कर लिया। नेक्स्ट टाइम जो ब्रांड पोस्टिंग करेगा, ये ऐड करेगा, तो वो इस तरह करेगा कि उन पीपल को टारगेट करे कि जिन्होंने पहली दफ़ा भी आके आपकी सेल्स जनरेट की थी, जिन्होंने आके आपके प्रोडक्ट बाई किए थे, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उन्होंने बाई किया। तो ये होती है टारगेट ऑडियंस कि वो स्पेसिफिक पीपल जिनकी बेस पे आपका कंटेंट चलता है। अब टारगेट ऑडियंस को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी ब्रांड के लिए, तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब क्योंकि अगर आपका कंपटीटर भी आपकी फील्ड में है, तो जिन लोगों को वो टारगेट कर रहा है वही आपकी भी टारगेट ऑडियंस होगी। तो आप टारगेट ऑडियंस इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि लुक एट द प्रीवियस कस्टमर योर ब्रांड और योर क्लाइंट हैज़। आप जो आपकी ओल्ड डेटा है वो आपके पास मौजूद होता है, आप उनके ओल्ड डेटा को देख सकते हैं कि किस तरह के लोग आपके कस्टमर मोस्टली बनते हैं। कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि वुमेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जैसे ब्यूटी का निश होगी, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वुमेंस को एज़ कम्पेयर टू मेंस। अब मेन को मोस्टली किस तरह की निश पसंद होती है, जैसे कि शूज़ की निश होगी, क्लॉथ्स की निश होगी। तो इस तरह की निश आपको ये डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि ये जो हमारा ब्रांड है, ये जो मेरा क्लाइंट है, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह की होगी, वो कौन सी टारगेट ऑडियंस ज़्यादा होगी। तो ये आप उनके पुराने डेटा को भी देख के नोटिस कर सकते हैं कि वुमेन टू मैन, मैन टू वुमेन रेशो क्या चीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और मेथड आप टारगेट ऑडियंस फाइंड करने का कि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो आपकी ब्रांड है वो आपके लोकल कस्टमर्स को ज़्यादा, क्लाइंट्स को ज़्यादा टारगेट कर रहा है, ज़्यादा हेल्प कर रहा है, या इंटरनेशनल को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको मारियम भी ब्रांड का तो पता होगा, पाकिस्तानी एक फीमेल क्लॉथिंग का ब्रांड है, तो जो उसकी टारगेट ऑडियंस होगी वो कौन सी होगी, आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। वो मेल होगी, फीमेल होगी, या चिल्ड्रन होंगे। तो ये आपको, अगर आपको इस तरह डिफ्रेंशिएशन करना आ जाए कि ये जो टारगेट ऑडियंस है मेरी, ये मेरे ब्रांड की, ये कौन सी होगी, तो फिर आपका आधा काम आसान हो जाता है। इसी तरह एक और सवाल है कि अगर कोई बेबी प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी है, ओके, अगर कोई बेबी प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस बेबी होंगे या वुमेन होंगी। 90% उसकी जो टारगेट ऑडियंस होंगी वो वुमेन होंगी या मदर्स होंगी जिन्होंने प्रोडक्ट बाय करना है। बेबी प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते, तो बेबी के लिए प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो वो जो मोस्टली प्रोडक्ट बाय करती हैं वो वुमेन्स करती हैं अपने बच्चों के लिए। जब आपको टारगेट ऑडियंस निकालना और फाइंड करना पता चल जाएगा, तो फिर आप ऐसी स्ट्रेटजीज डिफाइन कर सकते हैं जिनसे आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें, ताकि फिर आपके जो एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया ना हो, आपका टाइम भी बचे। अगला पार्ट है हमारा, वो है वे टू फाइंड टारगेटेड ऑडियंस। अब इतने ज़्यादा हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है ये हमें कहाँ पे मिलेगी। आप इसको टारगेटेड ऑडियंस कह लें या इसको आइडियल कस्टमर कह लें, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। एक एग्जांपल ये कि जो एडिडास है, आपने उसके ज़्यादा क्या देखे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट देखे हैं या यूट्यूब ऐड देखे हैं। 90% आपने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखे होंगे। तो उनकी जो मेन पोस्टिंग साइट होगी, अब इतने थाउजेंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से वो इंस्टाग्राम होगी। वो इतना यूट्यूब पे बेशक फोकस करेगा, लेकिन वो इतना नहीं करेगा जितनी उसकी होगी कि मैं रोज़ रेगुलर इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करूं। इसी तरह मैंने अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया डकी बाई की, या आप किसी और की भी ले लें। तो अब उनको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का ज़्यादा फ़ायदा है या लिंक्डइन पे, जो कि लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि मोस्टली ना प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। तो
लकी भाई को कहाँ पे पोस्टिंग की ज़्यादा हेल्प होगी, लिंक्डइन पे या फेसबुक पे? प्रॉबेबली फेसबुक पे, क्योंकि लिंक्डइन पे उसकी वो ऑडियंस नहीं मौजूद। देखिए, तो आपको अब समझ आ गया कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है, आपको समझ आ गया उस टारगेट ऑडियंस को आपने फाइंड कैसे करना है। जब आपने फाइंड कर ली तो फिर आपको समझ आएगी कि जो आपके ब्रांड या क्लाइंट की आइडियल ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और यूट्यूब। हमारे पास इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, टम्बलर हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिर आपको जब अपनी ऑडियंस समझ आ गई, फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो ऑडियंस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। इससे फिर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यू शुड कंसिडर। ऐसा बहुत कम ही होता है कि लोगों के पास सिर्फ एक ही सोशल मीडिया अकाउंट हो। जैसे जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो 90% आप लोगों के पास फेसबुक भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, मे बी यूट्यूब चैनल हो, स्नैपचैट भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं, ट्विटर भी शायद आप लोग यूज़ करते हो। तो जब आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर ली तो फिर आपने अपनी ऑडियंस को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे महदूद नहीं रखना, एक प्लेटफॉर्म पे टारगेट नहीं करना। आपने उनको हर प्लेटफॉर्म पे आपकी जो आइडियल है आपने कोशिश करनी है उनको टारगेट करने की। अब मैंने यहाँ पे ना हर सोशल मीडिया जो हमारे पास साइट है ना उनके कुछ मेन ना पॉइंट लिख दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का जिक्र हो रहा है, तो लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, जो मोस्टली मार्केटिंग अवेयरनेस कंपेन और मार्केटिंग फनल के तौर पे यूज़ होती है। मतलब आपने अपने मोस्टली फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड देखा होगा, आपने उस पर क्लिक किया होगा, उन्होंने फिर एक फनल के थ्रू आपको अपनी वो वेबसाइट पे ले गए होंगे जहाँ पे आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह लिंक्डइन है। लिंक्डइन जो है वो मोस्टली प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं और इसमें B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस या B2C जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने अगर उस बिजनेस के लिए इन्वेस्टर चाहिए या बिजनेस के लिए आप चाहते हैं डिफरेंट बिजनेसमैन से आपका कॉन्टैक्ट हो, तो उसके लिए आपको लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर चल लगेगा। अब जो ट्विटर है वो ट्विटर जो होता है इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में ना ज़रा ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। मतलब 90% ऑफ जो पॉलिटिशियन है उनके पास ट्विटर का अकाउंट लाजमी होता है और वहाँ पे अक्सर वो पोस्ट भी करते रहते हैं। यूट्यूब जो है यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर अगर आपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेस। वहाँ पे आप अपना व्लॉग लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए प्रमोशनल वीडियोस बना सकते हैं, प्रोडक्ट की वीडियोस बना सकते हैं या उनकी BTS बिहाइंड द सीन इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। यूट्यूब जो है ना वो एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कि पिंटरेस्ट, अगर आप पिंटरेस्ट खोलें ना तो अब वहाँ पे फर्नीचर के लिखे हैं तो फर्नीचर के आपके बस हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों डिज़ाइन आ जाएंगे। तो पिंटरेस्ट जो है ना जो इस तरह की चीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर है, ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप पोस्टिंग करते रहें, वो आप अपनी वेबसाइट कनेक्ट कर दें अपनी प्रोफाइल के साथ। तो पिंटरेस्ट का ये है कि आप अगर साल बाद आपने साल पहले भी एक पोस्ट की ना वीडियो, अगर वो चल रही है तो वो पिंटरेस्ट को साल बाद भी प्रमोट करता रहता है। तो ये पिंटरेस्ट की एक अच्छी बात है। आपको इस तरह ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म का डिफरेंस पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम जो है ना वो मोस्टली इसके आई थिंक रफली 2 बिलियन मंथली यूजर्स हैं, लेकिन जो इसके मोस्टली यूजर्स हैं ना और ऑडियंस वो है यंग पीपल। और इंस्टाग्राम का ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। ये ऊपर वाले 5 से 6 सोशल मीडिया पे अगर आपको डिफरेंस पता चल जाए इनका और आप अगर इन पे अपने टारगेट ऑडियंस फाइंड करना सीख जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ब्रांड थीम क्रिएशन। ये वाला जो पार्ट होने वाला है ये हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल करना सीखेंगे, थोड़ा सा बेसिक्स कुछ टूल्स की सीखेंगे। और ये पार्ट मोस्टली आपका उस जगह पे हेल्पफुल होगा जहाँ पे अगर कोई ब्रांड आपको हायर करे तो वो नया ब्रांड हो और उन्होंने अभी अपनी सोशल प्रेजेंस उस तरह की बिल्ड ना की हो। एक होता है जो इस्टेब्लिश थोड़ा ब्रांड होता है, एक होता है जो स्टार्टिंग आउट पे हैं, जो न्यू है, जिन्होंने अभी अपनी चीज़ें अभी उन्होंने अपने डिफ़ाइन नहीं की कि उनकी थीम कौन सी होगी, उनकी डिफरेंट पोस्टिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, डिफरेंट चीज़ें। तो ये जो है ना ये वाला पार्ट ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो किसी ऐसे ब्रांड या पर्सन के लिए काम कर रहे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ये आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आपको समझ भी आ जाए कि ये मोस्टली उन लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और अभी उन्होंने अपनी चीज़ें उस तरह की डिफ़ाइन नहीं की हुई। ब्रांड थीम क्या होती है? तो ब्रांड थीम मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कोलगेट, तो कोलगेट से आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है, कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर। तो कोलगेट ने अपनी ब्रांड थीम अपनी थीम इस तरह बनाई है कि को जहाँ पे भी पोस्ट करें, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या किसी प्लेटफॉर्म पे भी पोस्ट करें ना, तो अगर वो रेड कलर है तो आपको समझ आता है कि ये चाहिए कोलगेट है।
सो कोलगेट ने ये जो अपनी ब्रांड थीम इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली है कि रेड कलर एसोसिएटेड या कोलगेट के साथ एसोसिएट कर लिया जाता है। आपको टूथपेस्ट का ऐड नजर आए या पोस्ट नजर आए और उसमें रेड कलर नजर आए तो आपको समझ आ जाए कि ये किसका है, ये है कोलगेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड की ब्रांड थीम क्या है, येलो सा एम है। तो अगर आपको खाने की कोई ऐसे पोस्ट नजर आए और उसमें आपको जो कलर येलो यूज़ हो तो आपको ऐसे जहन में लगने लगता है कि अच्छा ये मैकडोनल्ड का हो। तो देखिए ये होती है ब्रांड थीम कि आप बस उसकी कोई पोस्ट देखें तो आपको समझ आ जाए, आपके उस कलर से या उस थीम से आपके जहन में ये बात आ जाए कि ये किस ब्रांड की थीम है। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड थीम होते हैं। सबसे पहले होता है कलर थीम। कलर की मैंने जो भी आपको कोलगेट की एग्जांपल दी, मैंने मैकडोनल्ड की दी, आप KFC की एग्जांपल भी सेम है, रेड कलर। खाने का अगर फ्राइड चिकन हो और इसमें बैकग्राउंड पे रेड कलर हो तो आपको समझ आ जाए अच्छा ये KFC का हो सकता है। फ़ॉन्ट से अब आपको अगर टिल्टेड एक ऐसे बोर्ड पे किसी भी एक जूते पे एक टिल्टेड ऐसे कुछ दूर से ऐसा ना लिखा नज़र आ तो आपको समझ आता कि अच्छा ये एडिडास हो सकता है या ये नाइक हो सकता है। तो ये देखिए ये आपके ना जहन में इस तरह चीज़ें बैठ गई कि ये अगर टिल्टेड टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी है, तो ये एडिडास का होगा, ये नाइक का होगा। या अगर टिक बना हुआ है तो नाइक का होगा। ये दूर से आपको फ़ॉन्ट देख के भी समझ आ जाती है। इसी तरह लोगो सिलेक्शन कि जो लोगो है, लोगो देख के आपको उस ब्रांड का पूरा इमेज जहन में आ जाता है। आपको मुझे जैसे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैमरा में कैनन लिखा होगा तो आपको समझ आएगा, कैनन आप सिर्फ अगर लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये कैमरे का ब्रांड है। इसी तरह अगर नाइक लिखा है तो नाइक का समझ के देख के आपको समझ आ जाएगी कि ये एक जूतों का ब्रांड है। एप्पल का लोगो देख के आपको समझ आएगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मेकिंग कंपनी। तो आपको ये जहन में आपके पूरे जहन में ना उस ब्रांड की इमेज आ जाती है। तो इसको कहते हैं ब्रांड सिलेक्शन। इस तरह करना कि वो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी ना पड़े और जो एंड कस्टमर देखे ना तो उसको सब कुछ समझ भी आ जाए। अभी कॉन्स्टेंट थीम का जिक्र कर रहे थे, कोलगेट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो रेड कलर जहाँ पे देखेंगे आपको समझ आ रही है कि ये कोलगेट है। इसी तरह KFC का भी जिक्र मैंने कर दिया था। आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको ना कोलगेट की एग्जांपल दिया और कोलगेट का देखें लोगो में रेड कलर है और जो इन्होंने अपनी हाईलाइट्स इंस्टाग्राम के यूज़ किया वहाँ पे भी उन्होंने रेड कलर यूज़ किया। इसी तरह आपने जो पोस्ट है ना उसमें एक रेड कलर का एक एलिमेंट होना लाजमी है। आप इसी तरह और डिफरेंट पेजेस को स्टडी कर सकते हैं। जब आपको स्टडी करना आ जाए, आपका क्लाइंट जो है, ये जो आपका बिजनेस ब्रांड है जिसने आपको हायर किया, वो किस थीम को फॉलो कर रहा है, तो आपका भी काम है कि आपने उस थीम को फॉलो करना, अनलेस वो अगर चेंज करें तो। अब मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो हम ये वाला सेक्शन है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिन ब्रांड के लिए वो काम करें, जिन क्लाइंट के लिए वो काम करें, वो उन्होंने अभी अपनी प्रेजेंस उस तरह बिल्ड नहीं की। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आपको जहन में लाजमी रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कॉपी। आपने किसी दूसरे को कॉपी नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास ग्राफिक डिज़ाइनर की कोई टीम नहीं है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल हो गई कि आपको फोटोशॉप चलाना आ जाए, कैनवा चलाना आ जाए या प्रीमियर प्रो आना चाहिए चलाना आ जाए, तो वो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसका आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा होगा। गैस करते हैं कि एक ब्रांड है जिसने आपको हायर किया लेकिन उसके पास अभी तक कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो अब या तो आप वेट कर सकते हैं कि आप कोई वो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करें, या अगर आपको बेसिक पता है जो कि मैंने आपको अगर थोड़ी ना सिखाऊंगा तो डिफरेंट टूल्स की, तो अगर आप गुजारा करा सकते हैं तो आप एक स्टार्ट करा दें उनको, फिर वो आगे प्रोफेशनल लोगों को हायर करके ना उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं और उसको ना ऐसे बिल्कुल प्रीमियम वगैरह लुक दे सकते हैं। तो अगर आपने करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी को कॉपी नहीं करना। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लेकिन कॉपी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉपी करेंगे तो फिर आप अपनी जो सेपरेट एक प्रेजेंस है ना वो बिल्ड नहीं कर सकते उस ब्रांड के लिए, क्लाइंट के लिए। इसी तरह डिज़ाइन को सिंपल रखें, मिनिमल रखें, और जो फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल एक अगर आपका मेन लोगो का फ़ॉन्ट है, टाइपोग्राफी का लोगो है आपका, नाइक लिखा हुआ है, तो नीचे जो आपने लिखा है जस्ट डू इट, तो उसका टेक्स्ट आपने ये नहीं करना कि जस्ट जो है वो पॉपिंस हो, उसके अगर डू इट है वो सैन सेरिफ में निकल जाए, वो ऐसे कॉमिक सेंस, मतलब 4-5 आपने फ़ॉन्ट मिक्स नहीं करना है। अगर आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ी आ जाए 2 फ़ॉन्ट्स आपने यूज़ करने हैं। आपने एक कलर पैलेट लाजमी बनाना है। कलर पैलेट से वही जो मैं बता रहा था कि रेड कलर, अच्छा रेड का भी अगर 50,000 शेड्स हैं तो आपने कौन सा शेड यूज़ किया, वो जो हेक्स कोड है आपने वो भी अगर बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं इस ब्रांड के लिए ये चीज़ बनाने लगा हूँ तो ये जो कलर कोड है ये कौन सा कलर कोड यूज़ होगा, ताकि जो भी जैसे हमारे यहाँ पे ज़ार भाई के जो यूज़ होता है येलो का एक वो स्पेसिफिक कलर यूज़, वो जो कलर है ना हमारा येलो, वो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ होता है, लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे कंटेंट जाता है लेकिन कलर वो सेम यूज़ होता है।
वो येलो वाला। सेम थीम आपने बिल्ड करनी है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की ना प्रेजेंस बन जाती है, फिर आपको compete नहीं कर सकता। अभी जो हमारा अगला सेक्शन आएगा वो होगा इमेज कंटेंट क्रिएशन। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करूँगा। तो अगर इसको बिल्कुल आपने परफेक्ट करना है तो हमारे आज़ाद भाई के चैनल पे ही ना एक ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। वेलकम टू इमेज कंटेंट क्रिएशन। अच्छा, जो ये कोर्स, ये वाला हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में हम समझ लें आप एक अपने ब्रांड या क्लाइंट के लिए एक इमेज बनाना सीखेंगे इंस्टाग्राम के साइज़ के लिए। आप इसके प्री बिल्ट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कैनवा से, या आपको मैं थोड़ा सा फोटोशॉप का बेसिक भी बता दूंगा ताकि उससे ना आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम फोटोशॉप का अभी खोलेंगे, तो फोटोशॉप आप डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट नो। तो जो इंस्टाग्राम का साइज़ है वो है 1080 विड्थ पिक्सल्स, और हाइट इसकी दो है, एक है 1080 वाली और एक है 1350 वाली। ठीक है, तो मोस्टली हम 1080 यूज़ करते हैं दोनों, ताकि एक स्क्वायर इमेज मिले। रेजोल्यूशन 72 ठीक है। पिक्सल ये क्रिएट, ये हमारे पास कैनवास आ गया। हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको ये टूल बार नज़र आ रहा होगा। ओके, ये हमारे पास टूल बार है। इसी तरह हमारे पास ये ऊपर है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लेयर्स हैं, और यहाँ से मैंने थोड़ा इसको चेंज किया हुआ। आपका भी तकरीबन सेम होगा, ये मैंने थोड़ा सा इसको ना सेटिंग की हुई है। अब हम चाहते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोलगेट। अब हम ना कोलगेट के लिए एक पोस्ट बनाते हैं इस फोटोशॉप में, फिर हम ये पोस्ट बनाएंगे कैनवा में। तो आपको ना ज़रा ऐसे टूल्स की ना चलाने की थोड़ा सा बेसिक पता हो। जिनके लिए, जिनको पता है ये, वो तो बेशक ये पार्ट स्किप कर लें, उनकी अपनी मर्ज़ी है। जिनको नहीं पता वो फिर देखते रहें, उनको समझ आ जाएगा। तो हम कोलगेट की क्या थीम नोटिस करें, रेड कलर, उनका लोगो, और फिर इमेज और टेक्स्ट, चार चीज़ें, रेड कलर, उनका लोगो, इमेज और टेक्स्ट। तो फिर हम करते हैं, इमेज हम ढूंढ सकते हैं अनस्प्लैश से फ्री यूज़ करने के, या पिक्सल से। तो कुछ भी देख लेते हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी देखें। तो ये हमें ना एक टेक्स्ट जनरेट करके दे रहा है। अब हम इसको ब्रश अप योर स्माइल, इसको हम टेक्स्ट कॉपी कर ले, और हमने यहाँ पे टी प्रेस करके हम यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और उसमें हम टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। इसका साइज़ हम 60 कर लेते हैं अभी स्टार्ट के लिए। साथ साथ हम देख जाते हैं कि कोलगेट ने क्या चीज़ यूज़ किया। आई थिंक ये नॉर्मल जो पॉपिंस मुझे तो नहीं है ये, मतलब बेसिक जो फोटोशॉप में प्री बिल्ट फ़ॉन्ट है उनमें से कुछ यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पॉपिंस। ये फ्री फ़ॉन्ट, अगर ये ना भी हो तो आप डिलीट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ज़रा रीसाइज कर लें। अब हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हमने एक इमेज यूज़ करनी है। अब हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है ब्रश अप ऑन ए स्माइल, तो इसका मतलब एक स्माइलिंग ना ऐसे फेस होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक इमेज ढूंढ लेता हूँ। ये भी, ये देखें रेड कलर है थोड़ा सा, तो ब्रांड थीम के साथ थोड़ा सा मैच हो जाएगा, तो मुझे ये भी पसंद आ रही है। इसको हम ड्रैग करके फोटोशॉप में ऐसे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। तो इसको हम ज़रा यहाँ पे नीचे प्लेस कर दे सकते, इसकी लेयर हम इसको कर देते हैं ऐसे, स्माइल विथ कोल्ड एज। टेक्स्ट को भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अभी जो बैकग्राउंड है इसको हम डिलीट करके यहाँ नीचे से हम एक सॉलिड करके ले आते हैं इसको। जब अब जो टेक्स्ट रेड कलर यूज़ करता है कोलगेट, वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये एक एक्सटेंशन है कलर पे करके, कलर ज़ीला नाम है इसका। इस पर क्लिक करेंगे, सेकंड ये हमारे पास इसने टेक्स्ट का हेक्स कोड कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वो रेड है जो वो यूज़ कर रहा है। इसको इमेज को कर रहे हैं, इसको हम वाइट कलर दे दें। लेकिन जो
यूज़ कर रहा है वो थोड़ा बोल्ड फॉन्ट है, तो यहाँ से हम इसका थोड़ा बोल्ड वर्जन ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें कोलगेट का लोगो चाहिए। कोलगेट लोगो PNG, कलर रिमूव नहीं है। इसको यहाँ से डाउनलोड करें, कुछ सेकंड वेट कर लें, ये डाउनलोड जनरेट कर रहा है। इसको उठाया, इसको हमने फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब ये देखें, ये इसको हम इधर रख देते हैं। अब देखें वो रेड और रेड के ऊपर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेयर पे इसको मैं रीनेम करें, इसके जो इस साजे को इसमें डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आता है कलर अवले का ऑप्शन। ये अगर ना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कलर अवले। ये तो कलर अवले पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर दें और इसका कलर वाइट कर दें। तो अब ये क्या होगा, उस PNG पे इसने कलर अवले कर दिया कलर। तो अब देखें ये अगर पोस्ट, देखें ये पोस्ट अगर आपको इस तरह पोस्ट ही नज़र आई तो आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये ना कोलगेट की इमेज है और कोलगेट का ब्रांड है। फ़ॉन्ट सारी बात, आप जो उनका ब्रांड थीम में जो वो फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं हर जगह आप वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने जनरल से एक पॉप इन रखा है ताकि ना आपको जल्दी से एक इमेज बनाना ना आ जाए। इस तरह देखें ना आप कुछ भी ना मतलब उनकी ब्रांड गाइडलाइन को फॉलो करते करते ना आप उनके लिए कुछ भी बना सकते हैं। ये फोटोशॉप कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अगर कोई भी ऐसे यूट्यूब देख लें, जैसे पाकिस्तान के GFX मेंटोर हैं, इंडिया के राजीव मेहता, आप अगर उनकी वीडियोस देखें तो आपको ना ये फ़ोटोशॉप चलाना आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे सबको आनी चाहिए फ़ोटोशॉप चलाना। तो देखें ये अब इस तरह की पोस्ट आपने आराम सुकून से 5 मिनट के अंदर ना बना ली। इस तरह आप बल्क में उनके लिए कंटेंट बना सकते हैं और उसको स्केड्यूल करते हैं। वो जिक्र आगे आएगा कि कैसे स्केड्यूल करना है, कौन से टूल यूज़ करना है, फ्री कौन से, पेड कौन से। अब हम ये चीज़ बनाते हैं कैनवा में। तो मैं कैनवा खोल लेता हूँ। कैनवा पे क्रिएट डिज़ाइन करें, इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है स्क्वायर ये वाला। अब देखें वो जो इमेज मैंने डाउनलोड की थी उस इमेज को मैंने ड्रॉप किया, वो इमेज आ गई। इसको ज़रा हम रीसाइज कर लेते हैं उसी तरह। कैनवा इसलिए अच्छा है क्योंकि कैनवा एक वेब बेस्ड ब्राउज़र बेस्ड है ना, तो ये आपके PC पे ज़रा जोर नहीं डालता। अगर आपका लैपटॉप एवरेज है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता लोड, तो कैनवा उसके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऊपर ऑप्शन दे रहा है कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करें, जो हमें विंडो V प्रेस किया मैंने, विंडो V से जो आपने कॉपी पेस्ट किया होता है ना उनकी ओल्ड हिस्ट्री आपको शो हो सकती है। तो इस पर क्लिक करें और एंटर। अब ये देखें वही कलर आ गया। अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वो मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट था हमारा और कोलगेट तक ही रखते हैं इसको, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते। अब इस टेक्स्ट को ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर वाइट हो जाए, तो यहाँ से मैं इसका कलर वाइट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप उसका पॉपिंग का मैं बोल्ड वर्जन तो इनके पास है, पॉपिंग एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड नहीं इनके पास, या मीडियम कर लें। तो आप इस तरह यहाँ से कैनवा चलाना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए सिखाया था कि जिनको लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता ना, उनको थोड़ा सा ऐसे समझ आ जाए कि कैसे यूज़ करनी है। इस तरह आप आराम से टेक्स्ट को ना रीसाइज कर सकते हैं। और लोगों की बात है, लोगो आपने सिंपली यहाँ पे ड्रॉप किया, ये देखें रेड लोगो है। इसको आई थिंक कलर है कैनवा में नहीं चेंज हो सकता, आप इसका वाइट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोलगेट का हम ये वाला लोगो यूज़ कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट नहीं है अभी, आप इसको ज़हरी बात है, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आपको लोगो मिल जाएगा। तो इस तरह में देखें आप एक बेसिक पोस्ट कैनवा में भी बना सकते हैं और फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। आप अभी हम इसके बाद फिग्मा कवर करेंगे। फिग्मा में भी हम ये पोस्ट बनाना सीख लेंगे। फिग्मा भी एक वेब बेस्ड ब्राउज़र है, तो मोस्टली UI UX के लिए यूज़ होता है, लेकिन आप उसमें पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम खोलते हैं फिग्मा। फिग्मा आप डेस्कटॉप ऐप भी यूज़ कर सकते हैं और इसका वेब ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग काम के लिए अपने। तो फिग्मा खोला आपने, यहाँ पे ऊपर प्लस आइकन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक किया।
तो ये आपके पास एक आ गया। यहाँ से आपने एक फ्रेम ले लिया, इसको ड्रा कर लें ऐसे। इधर से आप इसकी विड्थ और हाइट देख लें, 1080। ओके, अब वहाँ हम दोबारा इमेज पेस्ट करेंगे। अब हम उस चाइल्ड की तरह यहाँ पर इमेज पेस्ट करेंगे। देखें तो इसको जूम आउट कर लें थोड़ा, और यहाँ से आप इसको ना थोड़ा सा रीसाइज करें। ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह सेम है। इसके टूल शूज, इसकी लेयर्स फोटोशॉप में यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट टॉप पे ले गए। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें। आप इसका जो बैकग्राउंड है वो फ्रेम पे इस नाम पे क्लिक करें। यहाँ पे फिल जो है ना, फिल उधर जो बैकग्राउंड है इधर फिल होता है। यहाँ पे आप वो हेक्स कोड पेस्ट करें, एंटर करें, ये वो रेड कलर आ गया, T+ किया। जो जिस तरह फोटोशॉप है ना बेसिक, उसी तरह ही है। यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। तो इसका साइज़ हम 60 कर देते हैं। वैसे ही इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। There, there. I think I'm not sure about. इसको हम थोड़ा सा बोल्ड रख लें, तो पॉप इन लिख लें। यहाँ से इसको सेट कर लें, और यहाँ पे हम इसका पेस्ट कर देते हैं उसका लोगो। जो हमने कौन सा, ये वाला लोगो था फिग्मा पे, यहाँ पे हमने इसका लोगो पेस्ट कर दिया। अब फिग्मा पे थोड़ा सा चेंज है, आप इसमें डायरेक्ट कलर ओवरले नहीं कर सकते, तो उसका एक वर्क अराउंड है। आप एक रेक्टेंगल लें, उस तस्वीर के ऊपर रेक्टेंगल ड्रा करें। ये देखें, ये तस्वीर हमारा लोगो है और ये हमारा रेक्टेंगल है। तस्वीर नीचे होनी चाहिए और रेक्टेंगल ऊपर। इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें या आल्ट के साथ, और ये जो मिडल वाला ऑप्शन है ना मास्क, इस पर क्लिक कर दें। अब जो उस रेक्टेंगल का कलर है ना वो उस इमेज पे आ जाता है। तो रेक्टेंगल पे क्लिक करें, आप रेक्टेंगल का कलर वाइट कर दें, ब्लैक कर दें, जो भी आप करें, वाइट कर देते हैं हम। तो अब आप इस पूरे ग्रुप को ना, पूरे ग्रुप को उठा के यहाँ पे ले जा सकते हैं। देखें, फोटोशॉप में आप डायरेक्ट कलर ओवरले के साथ कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना एक थोड़ा सा वर्क अराउंड है। आपने एक रेक्टेंगल रखना होता है उस इमेज के ऊपर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। रेक्टेंगल रखना होता है, उस रेक्टेंगल का, और इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके ना मिडिल में मास्क वाला बटन उसको सेलेक्ट करना है। इससे आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक बेसिक सी ना उस ब्रांड थीम के लिए एक बेसिक इमेजेस ना जो है फोटोशॉप, कैनवा या फिग्मा किसी भी टूल में बना सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखेंगे वीडियो एडिटिंग। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती हो। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो ये जो क्लास है ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उनको बेसिक्स पता चल जाए ताकि वो हमारे साथ आगे मैच कर सकें। आप वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। कैनवा, आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं कैपविंग, माइक्रोसॉफ्ट का एक नया वीडियो एडिटर है, क्लिप चैम्प आई थिंक उसका नाम है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल पे इवन VN यूज़ कर सकते हैं, ये कैपकट यूज़ कर सकते हैं। मकसद हमारा जो है वो आपको इस क्लास में इतना सिखा देना कि आप थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, बाकी फिर आप हज़ारों और ट्यूटोरियल आप कोई भी देख के ना अपना काम कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं स्क्रीन पर। तो वीडियो कंटेंट क्रिएशन, इसमें हमारे पास 3 टूल्स हैं। कैपिंग जो है वो गूगल की तरफ से आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। कैनवा का तो आपको पता है, कैनवा में भी आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट मिल जाएंगे, आप उन टेम्पलेट को यूज़ कर लें। और प्रीमियर प्रो, अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल दूंगा, तो ताकि आपको बेसिक पता चल जाए कि आपके पास अगर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जो कि यूट्यूब की एक 16:9 रेशो की वीडियो है, तो आपने उसको टिकटॉक और रील्स वगैरह के लिए किस तरह कन्वर्ट करना है, आपने सबटाइटल किस तरह ऐड करने हैं। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम सबटाइटल जिन वीडियोस में होते हैं ना, वो नॉर्मल वीडियो से, जिनमें सबटाइटल नहीं होते, बेटर परफॉर्म करते हैं। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी है आज़ाद भाई की, ये मेड इन पाकिस्तान वाली। तो इसको हम यहाँ पे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रील्स, नाम दे दिया हमने रील्स, और ओके कर दिया। ये हमारा इंटरफेस आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैंने इसको अपने लिहाज से ना सेट किया हुआ है। मैंने टाइम लाइन नीचे लाई हुई है, और जो मेरे प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ें वो मैंने राइट पे रखी हुई, और लेफ्ट पे मेरा जो डिस्प्ले होता है सोर्स वो नज़र आता है। इस वीडियो को हम ड्रैग करते हैं प्रीमियर प्रो में। ये हमारे पास वीडियो आ गई, इस पर डबल क्लिक किया। अच्छा, तो
यहाँ पे जो ये दो मार्क इन मार्क आउट वाले हैं इनसे इनको आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, मैं कर रहा हूँ ना मार्क इन मार्क आउट, तो फिर अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो फिर उतना ही क्लिप आएगा जितना मैंने इसके दरमियान है। वरना अगर मैं इन राइट क्लिक करके इनको रिमूव कर दूँ क्लियर इन एंड आउट को, तो अब अगर मैं क्लिप लेके आऊँ ना तो पूरा क्लिप आएगा। आपको समझ आ गई है? तो ये होता है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा क्लिप होना हो, उसमें छोटे छोटे क्लिप उठाने हो, तो वो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब जो रील्स और इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स और जो टिकटॉक वगैरह का साइज़ है वो होता है 9/16। तो उसका जो उसकी हम सेटिंग कर लेते हैं सीक्वेंस में जाके, सीक्वेंस सेटिंग। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 1920/1080 के बजाय 1080/1920 कर देंगे, 1080। तो ये 90 वर्टिकल में चला गया, 1920, और इसको ओके कर दिया। अब देखिए ये हमारा जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा टिकटॉक और उसका साइज़ है। पे क्लिक करें तो आप उसको रीसाइज कर सकते हैं स्केल। एक देखिए मैंने एक रैंडम सा क्लिप लिया, अब हम कोशिश करते हैं अब इस पे ना सबटाइटल डालें, क्योंकि मेजर ऑफ द टाइम जो सबटाइटल्स होते हैं ना वो वाली वीडियो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, मैंने आपको अभी बताया भी है। तो ये सबटाइटल डालना आसान है, सिंपल टी प्रेस करें टेक्स्ट टूल और इस पर आपने बेशक क्लिक कर दें, यहाँ पे कुछ भी डाल दें। यहाँ पे आके टेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसका कलर हम फिल येलो यूज़ कर सकते हैं और इसको हम बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा। अब इसको स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, ताकि वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो। देखें ये आपको अब नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम लोग सबटाइटल प्लेस करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक इमेज डाल के लेफ्ट साइड पे लोगो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ मेरे पास कोई पीएनजी पड़ी हो। अब देखिए मैं रैंडम अभी कोलगेट का लोगो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप इसका साइज स्केल छोटा करके पोजीशन यहाँ से आप इसकी सेट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस पे मोशन पे क्लिक करें तो आप इसको समझ लें। यहाँ पे अस्तगफिरुल्लाह मोस्टली लिखा होता है, तो मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल दे दी रफ। तो अब आपको समझ आ गई कि इस तरह इसको आप टेक्स्ट को कॉपी करके चेंज करते सकते हैं। इस तरह कर करके ना ऐसे आप कॉपी करते जाएं, आगे प्रेस करते जाएं, तो आपके पास पूरा ऐसे ये तो बात होगी वीडियो एडिटिंग की। ये काम आप कैनवा में भी कर सकते हैं और ये काम कोई और भी करके आपको दे सकता है। जो शॉर्ट वीडियोस में वायरल होने का जो मेन तरीका है ना, जिससे या शॉर्ट वीडियोस जो हैं जो वो आजकल बेटर परफॉर्म वो करते हैं जिनके स्टार्ट में हुक हो। हुक से मुराद जैसे वीडियो स्टार्ट हो रही है, क्या आप भी पैसे कमाना चाहते हैं, या फॉर या एक और एग्जांपल ले लें, ये काम हरगिज़ मत करो। तो ये जो देखें ये जो पॉइंट्स होते हैं ना बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में, ये जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसको ऐसे क्यूरियस कर देता है कि आखिर ये क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, मैं फिर ये पूरी देखूं। तो अगर आपकी वीडियो के स्टार्ट में एक ऐसा हुक होगा ना जिससे, क्योंकि देखें थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस डेली पोस्ट होती हैं, उनमें से आपको अपने आप को ना स्टैंड आउट करना पड़ता है। आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको अचानक ऐसे वीडियो नजर आई, क्या आप यूएसए जाना चाहते हैं, तो इस तरह की जब बातें आती हैं ना, तो ये अवाम को हुक करने के लिए यूज़ होती हैं वीडियो के स्टार्ट में। दूसरा पॉइंट, बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। और जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का मतलब ये है कि आपने शॉर्ट रहना और टू द पॉइंट रहना। आपने जो अगर आपने बहुत लंबी कहानी करनी है तो आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जाएं। आप यूट्यूब की फुल फॉर्म वीडियोस बना लें या फेसबुक की फुल फॉर्म वीडियोस बना लें। शॉर्ट कंटेंट में आपने शॉर्ट रहना, टू द पॉइंट रहना, प्रिसाइज रहना है। तीसरा, इनकरेज ऑडियंस। इनकरेज ऑडियंस से मुराद, फॉर एग्जांपल आपने वीडियो स्टार्ट की बिल गेट्स वन सेड, तो फिर आपने वो जो बिल गेट्स ने कुछ कहा था वो बता दिया। तो अब एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आपने इस तरह करना है कि आपने कहना है कि
आप लोगों को भी अगर बिल गेट्स का कोई ऐसा पॉइंट पता है या बिल गेट के बारे में कोई ऐसी बात पता है तो उसको लाजमी कमेंट में नीचे लिखिए। तो इस तरह की चीज़ें जब आप लिखते हैं तो फिर जब आप बोलते हैं तो फिर ये ऑडियंस को इंगेज करने पे हेल्प करती हैं कि ऑडियंस और ज़्यादा कमेंट्स करती है और ज़्यादा लाइक्स करती है। तो इससे आपकी जो कंटेंट पे सक्सीड होने की जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और देखिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उसको पॉजिटिव रखें और उसको थोड़ा सा अगर ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, वरना ह्यूमर हर जगह नहीं ऐड करना, वो कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो सीरियस बात है तो फिर उसको सीरियस ही रखना है, लेकिन अगर जनरल बात है तो फिर उसमें आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा मीम पार्ट ऐड कर सकते हैं। और ये सबसे एंड पे हमारा लास्ट पॉइंट है विजुअल एलिमेंट्स ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल गेट्स का जिक्र किया तो साथ आपने बिल गेट्स की इमेज ऐड कर देनी है। पाकिस्तान का जिक्र किया तो आप पाकिस्तान के साथ एक फ्लैग ऐड कर सकते हैं। इस तरह के अगर कुछ भी है ना तो आप वो सात चीज़ ऐड कर लें ताकि उसको विजुअली भी अपीलिंग बनाए। एक तो उसको इंटरेस्टिंग बनाए, दूसरा विजुअली अपीलिंग बनाए, तो वो लाजमी बेहतर परफॉर्म करेगी। ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी का अकाउंट या सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होंगे तो आपको फिर पता होना चाहिए कि इनके कंटेंट में हम किस तरह का हुक ऐड कर सकते हैं। अगर तो वो सीरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड है या क्लाइंट है तो आपको उन्हें किस तरह का हुक ऐड करना है। अगर वो फनी है तो आपने किस तरह का हुक ऐड करना है, आपने किस तरह के ग्राफिक्स यूज़ करने हैं। तो ये चीज़ें आपको विद एक्सपीरियंस फिर आती जाएंगी। नेक्स्ट क्लास आ गई हमारी कंटेंट ऑर्गेनाइजिंग। कंटेंट ऑर्गेनाइजिंग से क्या मुराद है, जैसे नाम आपको समझ आ रहा होगा कि आपने कंटेंट या तो खुद क्रिएट कर लिया या जिस ब्रांड ने या जिस क्लाइंट ने आपको एज ए सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया उसके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई टीम मौजूद है। तो वो टीम या ग्राफिक डिज़ाइनर आपको एक फॉर एग्जांपल वीडियोस का एक सेट दे देती है फॉर मंथ पोस्टिंग के लिए, या वो आपको रेगुलर पोस्ट बना के दे देती है। तो आपका काम है कि आपने उस कंटेंट को मैनेज करना है, क्योंकि ताकि अगर आपके बाद भी आप चले भी जाएं, आपके बाद भी कोई आए ना, तो उसको आसानी हो चीज़ें मैनेज करने में और चीज़ें समझने में। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा इमेजेस पोस्ट करते हैं तो फिर आपके पास बाकायदा फ़ोल्डर्स होने चाहिए जिसमें सिर्फ इमेजेस हों। आपने वीडियोस के लिए फ़ोल्डर अलग बनाना है। अगर आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट, तो आपने बाकायदा एक फ़ोल्डर बनाना या एक सेट बनाना जिसमें सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट के रिलेटेड चीज़ें हों। आपने मिक्स नहीं करना। मोस्ट ऑफ द हमारी आवाम कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन करती ही नहीं है, तो फिर वो उनको खुद ही डिफ़िकल्टी फील होती है। इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी और आपको फिर या आपके ब्रांड को या जिनके लिए आप काम करें उनको ज़्यादा हैसल नहीं फेस करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कंटेंट शेड्यूलिंग और मैनेजिंग टूल। देखिए आप लोग खुद फिजिकली वन बाय वन भी मैनेज पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिनका हम अभी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। पेड प्लेटफॉर्म्स है और फ्री प्लेटफॉर्म्स है। उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप जो कंटेंट है ना उसको बल्क में स्केड्यूल कर सकते हैं। आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि सुबह 9 बजे, दिन को 2 बजे और फिर रात को 9 बजे, 3 वक्त पे हमारी मैं जिन ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ उनके पेज पे पोस्टिंग हो। तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे टूल्स फ्री भी अवेलेबल हैं और पेड भी अवेलेबल है। हम अभी दोनों का जिक्र करेंगे। फ्री का नुकसान ये है कि फ्री जो मोस्टली होते हैं ना उनकी लिमिट होती है, जैसे वो आपको 10 या 15 करने देंगे। जो पेड है वो फिर आपको अनलिमिटेड पोस्टिंग, स्केड्यूलिंग सब का आप 2 महीने आगे तक का कंटेंट बल्क में स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आप टूल्स को यूज़ करके आप एडवांस में सब कुछ प्लान कर सकते हैं। एक और चीज़ कि हम लोग मैनुअल पोस्टिंग है, ये स्केड्यूलिंग है, ये कब करें, और जो बल्क में हम करते हैं वो हम कब करें। तो अगर तो आप लोग या आपका ब्रांड या जिसके लिए आप काम करें वो स्टार्ट आउट हो रहा है, अभी बिल्कुल नया नया है, तो फिर आप बेशक मैनुअली दिन में 1-2 पोस्टिंग कर सकते हैं। वरना अगर कोई एक वेल स्टेब्लिश्ड ब्रांड है, जैसे हमारे यहाँ पे आज़ाद चाय वाले ऑफिस में तो रेगुलर पोस्टिंग होती है, तो हम टूल्स यूज़ करते हैं जिनसे हम एडवांस में आज़ाद भाई की ट्विटर और लिंक्डइन के 1 मंथ के कंटेंट को बल्क में अपडेट कर देता हूँ। तो वो खुद ब खुद रोज़ पोस्टिंग हो जाती है। अगर आप देखें ना ट्विटर या खोल के, तो वहाँ पे रेगुलर पोस्टिंग होती रहती है। तो ये हम में से कोई बैठ के मैनुअली नहीं कर रहा होता, क्योंकि हम लोग जो हमारे डिफरेंट मेन इंपॉर्टेंट टास्क है हम उन पर फोकस कर रहे होते हैं, और ये काम हम लोग बल्क में कर देते हैं एक ही दफ़ा बैठ के, ताकि फिर हम पूरा मंथ बाकी डिफरेंट टास्क पे फोकस कर सकें। तो अभी मैं कुछ वेबसाइट खोलने लगा हूँ आपके सामने। ये पेड भी हैं और फ्री भी हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी ठीक है और हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो एक टूल है वो है बफर। बफर तो ये फ्री भी ऑप्शन देता है, आपको पेड भी देता है। इसका फ्री प्लान भी है। आई थिंक फ्री प्लान में आपको 10 पोस्ट स्केड्यूल करने के ऑप्शन देता है, और 4 to 5 क्या नाम है आप और 4 to 5 आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आप इसे बफर में एक जगह पे अपलोड करेंगे तो ये बफर आगे
जितने सोशल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होंगे उन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखिए ये जो फ्री वाला ऑप्शन है ये एक यूज़र के लिए है, और ये आई थिंक और ये 3 आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। तो अगर मैंने यहाँ पे पब्लिश करना कुछ भी, पब्लिशिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे उन्होंने खुद भी टाइम दे दिया, और टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रीसेट टाइप दे दिया, और आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट और मीडिया फाइल जो आपने अपलोड करनी है वो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप उसका टाइटल लिख सकते हैं, आप उसकी अगर कोई लिंक आपने डालना तो वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे स्केड्यूल पे क्लिक करके आप उसको पब्लिश स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है दूसरा लेटर है, लेटर पेड है। उसके बाद हम जो यूज़ करते हैं उसका नाम है सोशल पायलट। मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ इंटरफेस। ये हमारा सोशल पायलट का इंटरफेस है। पब्लिशिंग, ये पेंडिंग रिव्यू का मतलब है जो मैं पोस्ट करता हूँ यहाँ पे स्केड्यूल, तो वो कोई एक एडमिन होता है, वो उसके पास पहले जाते हैं कि ये सब पोस्ट स्केड्यूल हुए हैं, तो वो उसको या अप्रूव कर देता है, या अगर उसमें से कुछ चेंज करना तो वो डिनाई कर सकता है। यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं स्केड्यूल करने, मैं आपके सामने अभी एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, इस मीडिया पे क्लिक करें, अपलोड इमेज और वीडियो। अब जैसे मेरे पास ये वाली वीडियो है रूफटॉप, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ से अगर आप जितने सोशल प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ट्विटर और लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहता हूँ, और इधर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, आप जो ट्रेंडिंग हैशटैग हैं उनको यूज़ करेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत रीच इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से आप टाइम देखें। अगर ये हमारा पेड वही है तो हम अगले साल तक, कितने साल तक के लिए भी ना स्केड्यूल कर सकते हैं। समझ ले मैंने कल के लिए स्केड्यूल की, यहाँ से टाइम आपने सेलेक्ट कर दिया कितनी टाइम पे पब्लिश होता है, यहाँ से बस स्केड्यूल पे क्लिक कर दिया। तो इन स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का मेन फ़ायदा ये है कि आपको मैनुअली, अगर आप बिज़ी हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्लमली, तो फिर वो चीज़ एक मिस ना हो जाए जो आपने क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना वो लाजमी है। आप रेगुलरली अगर पोस्ट नहीं करेंगे तो आपकी रीच फिर या उस ब्रांड के जिसके लिए आप काम करें उसकी रीच गिर सकती है, तो फिर आपको जॉब से भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, ये बेसिक एक ये। अच्छा, आपको ये जो गूगल डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है ना, ये आपको आई थिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इसकी कॉपी बना सकते हैं और इसको सेव रख सकते हैं। मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाली हुई हैं आपके लिए, आप ताकि फ्यूचर में अगर आपने ये कोई प्लेटफॉर्म भूल जाए तो वापस आके आप अगर चेक करना चाहें तो आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास हॉपर है, उसके बाद हमारे पास प्लानेबल नोट आई हुआ। जोहो सोशल भी आपको मेरे ख्याल से फ्री का ऑप्शन देता है, फ्री पोस्टिंग का। तो ये डिफरेंट है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, मैंने इनको ओपन किया तो अभी अभी देख सकते हैं। ये तो सोशल पायलट है जो हम यूज़ करते हैं। ये बफर है, ये भी फ्री है। कुछ पार्ट इसका फ्री है। जोहो सोशल है, इसका भी कुछ पार्ट फ्री है। और इसके बाद ये लूमली है, ये भी एक पेड वर्जन है। उसके बाद प्लानेबल है, ये भी एक पेड वर्जन है। तो आप इनमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके नीड के लिए और आपकी प्रेफरेंस में ना कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है, बजट में कौन सा मैच करता है, तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म तकरीबन सेम ही हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप आराम से एक दफ़ा बैठ के बल्क में कंटेंट बनाएं। फॉर एग्जांपल 30 डेज़ की अगर आपने पोस्टिंग करनी है तो 30 to 40 आप पोस्ट तैयार कर लें, कैनवा में कर लें आप तैयार, या फोटोशॉप में कर लें, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या किसी भी आप टूल में वो पोस्ट तैयार कर लें, और फिर एक दिन बैठ के इनको बल्क स्केड्यूल कर दें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये एक प्रो टिप, एक टिप है आप लोगों के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे बंदे के लिए काम करें, जैसे हमारा जो यहाँ पे मेन पोस्टिंग होती है वो यूट्यूब चैनल पे होती है, तो अब हम उस एक यूट्यूब की जो एक वीडियो हमारे पास, हम उसको अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर उस यूट्यूब की वीडियो में कुछ ऐसी बात है, कोई अच्छा कोट है या कुछ ऐसा प्रोडक्ट की तारीफ है, तो आप उसको एज टेक्स्ट लिख के आप उसको ट्विटर पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर 10 मिनट लॉन्ग, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 10 मिनट की वीडियो है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके एक एक मिनट के या 60 सेकंड या 30 एक एक मिनट के, आप उसकी एक एक मिनट के 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड के क्लिप बना के, वर्टिकल क्लिप जो कि टिकटॉक उसके बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम रील्स पे चल सकते हैं। आप उन उन क्लिप बना के उन क्लिप्स पे आप सब्सटाइटल डालें और आप उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दें।
आपके पास अगर ब्लॉग है तो जो उस पूरी वीडियो में आपने बोला, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट की वीडियो थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस पूरे जो 10 मिनट की वीडियो है उसको ट्रांसक्राइब करें इंग्लिश में या उर्दू में, मतलब रिटन फॉर्म में लिख लें, और उसको हम एज अ ब्लॉग यूज़ कर दें विद इमेजेस। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं किसी भी एक शान फूड्स की, तो हम शान फूड्स के ऊपर इमेज डाल दें, नीचे पैराग्राफ बना दें शान फूड रिव्यू इस तरह का। इसी तरह अगर 10 मिनट लॉन्ग वीडियो है तो आप उसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करें, और उस ऑडियो एक्सट्रैक्ट को एक होता है anchor.fm, मैं यहाँ पे आपको शायद दिखा दूँ, anchor.fm, ये वेबसाइट है anchor.fm। ये वेबसाइट क्या करती है, आप अगर ऑडियो यहाँ पे अपलोड करें तो ये जितने पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये उन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ऑडियो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे हो गया स्पॉटिफाई हो गया, जैसे गूगल पॉडकास्ट है, जैसे जैसे एप्पल पॉडकास्ट है, तो ये फ्रीली आपकी ऑडियो को उन तमाम प्लेटफॉर्म पे एज अ पॉडकास्ट शेयर कर देती है। तो यहाँ पे फीचर्स चेक कर लें, देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ें फ्री हैं। इवन आप मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर सकते हैं अगर आपके पॉडकास्ट पे ट्रैफिक सही है। तो अब आपको समझ आ गई कि आप सिर्फ एक पीस ऑफ कंटेंट से कैसे उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि पिंटरेस्ट पे इमेजेस ज़्यादा बेहतर चलती हैं, अभी तो खैर वो वीडियोस पे भी काम करें, तो अगर हमारी जैसे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट की इमेज वीडियो है, हम उसमें से उन प्रोडक्ट्स की इमेजेस लें और उनको हम अपने पिंटरेस्ट पेज पे शेयर कर दें। इससे क्या होता है, और साथ हम नीचे लिंक दे सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, हम अपने ब्लॉग का। जो पिंटरेस्ट है ना, ये आई थिंक दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल और यूट्यूब के बाद। तो उससे आपको एक्स्ट्रा एक ना सोर्स ऑफ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आप अपनी जो उस ब्रांड है या जिसके लिए आप काम करें, आप उसकी रीच और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए ये चारों चीज़ें मैंने कवर कर दी कि आप वीडियो को ट्रांसक्राइब करके एज अ ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, आप उनको एज अ रील शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट करके रील्स और टिकटॉक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, आप ऑडियो को एज अ पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं, और इमेजेस में भी कन्वर्ट करके ना आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट में जो हम कवर करेंगे वो है कंटेंट एसईओ। देखिए आपको कंटेंट मिल गया, किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की टीम ने आपको कंटेंट दे दिया, 30 इमेजेस 50 इमेजेस दे दी, उसको 100% ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ना आपको एसईओ वाला पार्ट भी आना चाहिए। ये नहीं करना कि सिर्फ कंटेंट बस स्केड्यूल कर देना, रैंडमली कुछ भी डाल देना बीच में उसके डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, उनको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वो आपने कैसे करना है, आपने उसका टाइटल प्रॉपर्ली जो उस वीडियो से रिलेटेड है वो यूज़ करना है, और फिर जो उसकी डिस्क्रिप्शन है अगर आप वो थोड़ी दे सकते हैं तो उसमें भी कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप अपने टाइटल में भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेड इन पाकिस्तान, ये जो हमारी यूट्यूब वीडियो है जिसकी मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेड इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी हाईली सर्च कीवर्ड। तो हमने क्या किया, हम लोग अपनी यूट्यूब की वीडियोस के स्टार्ट में ना लिख देते हैं मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट रिव्यू अनबॉक्सिंग इस तरह। तो वो जो कीवर्ड है ना, तो फिर उस कीवर्ड के लिए आप ऐसा ऐसा रैंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आप गूगल पे या कहीं पे भी लिखें मेड इन पाकिस्तान, तो आपको ज़्यादा बेकी ना वीडियोज़ नज़र आएंगी। तो ये होती है टाइटल में आपने कैसे ना कीवर्ड यूज़ करना है। फिर आप डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आ जाती है, अगर मैं आपको ना थोड़ी सी यूट्यूब एसईओ भी समझा देता हूँ और इंस्टाग्राम की भी थोड़ी बता देता हूँ, तो आप देखें। मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ मेड इन पाकिस्तान। तो अब मैं क्या, ये जो एक्सटेंशन आपको नजर आ रही है ट्यूब बडी की एक्सटेंशन है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए टाइटल को ऑप्टिमाइज हमने किया, उसमें स्टार्ट में कीवर्ड डाल दिया। अब ये कीवर्ड कैसे ढूंढने हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाएं कीवर्ड प्लानर, गूगल का फ्रीली अवेलेबल एक टूल है कीवर्ड प्लानर। अभी ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेड इन, अभी जो हम जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं उसी को हम आगे लेके चलते हैं, मेड इन पाकिस्तान। ओके, कॉमा डाल दिया, एंटर कर दिया, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मेड इन पीके। इस तरह करके ना आपने जितने भी आपके कीवर्ड उस ब्रांड से रिलेटेड, उस ब्रांड से रिलेटेड, आपकी उस नीच से रिलेटेड, आपकी उस कैटेगरी से रिलेटेड, आपने यहाँ पर क्लिक करके गेट रिजल्ट कर दिया। तो अब ये आपको पाकिस्तान में ना
उन 3-4 कीवर्ड आपने ऐड किया, उनको मैच करके जितने ट्रेंडिंग कीवर्ड हैं उन सब की लिस्ट दे देगा, और उनके साथ मंथली वॉल्यूम भी दे देगा। जैसे मेड इन पाकिस्तान 100 से 1 के एवरेज मंथली सर्च, और इसका कंपटीशन वगैरह बता देगा, आप कंपटीशन लो है हाई है, आपको ताकि एक रफ सा आइडिया दे दे उस कीवर्ड पे रैंक करना कितना आसान है कितना मुश्किल है। इस तरह पाकिस्तानी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान, ये इस तरह आप क्या देखें, आपको उसने काफ़ी ज़्यादा ना कीवर्ड्स दे दिए, आप इसके वो मल्टीपल पेजेस भी हैं, आप डिफरेंट पेजेस पे भी जा सकते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके आपने अपना टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर लिया, फिर आपने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये यूज़ कर लिया, आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया आपकी वीडियो या आपका इंस्टाग्राम पोस्ट या आपका जो टिकटॉक है वो किस बारे में, उसमें हैशटैग भी यूज़ करने हैं। इसके बाद नीचे आएँ तो अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब में आपने टैग्स भी डालने हैं। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में वो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं आल्ट टेक्स्ट। इंस्टाग्राम मैंने खोला, मैंने कोई भी रैंडम सी पोस्ट उठा ली, देख मैंने ये पोस्ट उठा ली आज़ाद भाई की, मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ से कवर वगैरह सेलेक्ट करके ना यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे एक नज़र आता है ये आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट क्या होता है? आल्ट टेक्स्ट गूगल यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल आल्ट टेक्स्ट में आपने अपनी उस वीडियो को ना एक्सप्लेन करना है या उस पोस्ट को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, उससे गूगल को और गूगल के बॉट्स को ना आसानी होगी आपकी उस पोस्टिंग को, वीडियोस को ना रैंक करने की। इस तरह से ना आपका जो कंटेंट है ना आप उसको बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यूज़ ऑफ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपने डालनी है, अपनी वीडियो वगैरह से रिलेटिव रखनी है, उसमें आपने थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देनी वीडियो, सब कुछ नहीं बता देना, थोड़ा सा ऐसे अपने ऑडियंस को क्यूरियोसिटी डालने के लिए ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। अब क्योंकि चैट जीपीटी भी अवेलेबल है, अब सब लोगों को पता ही होगा चैट जीपीटी का, अब आपने ना चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह ना कीवर्ड बेस्ड राइट करने के लिए। आप लिख सकते हैं जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, तो वो आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहे, आप उसको थोड़ा बहुत ट्वीक भी कर लें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा ट्वीक कर लें, उसको अपना थोड़ा टच दे दें, तो उससे भी आपका फिर काम आसान हो जाएगा। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपके सामने, ये स्क्रीनशॉट है कि इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज़ करने का आपको क्या फ़ायदा। अच्छा, ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ज़्यादा ही हैशटैग फेंक दे, 25 से 30 हैशटैग डाल दें, और ये भी नहीं करना कि हैशटैग डाल ही ना, एक दरमियाने लेवल के हैशटैग यूज़ करें। आप यूज़ कर लें तकरीबन 5 to 7 या 7 मैक्सिमम कर लें, 7 से कम हैशटैग यूज़ करें, अपनी उस फील्ड उस कैटेगरी से रिलेटेड रखें, तो फिर आपको उस हैशटैग के ना रिजल्ट भी फाइंड होंगे। अच्छा, हैशटैग फाइंड करने के लिए ना मैंने आपके यहाँ पे सामने 2 से 3 टूल्स भी लिखे हैं। एक एड सुपर टूल है, ये भी फ्री है, टिकटॉक हैशटैग है, ये भी फ्री है, और ये कीवर्ड एवरीवेयर है, ये भी एक एक्सटेंशन है। ये मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट लिख के, ओनली यूज हैशटैग विच आर रेलिवेंट टू योर पोस्ट, बहुत ब्रॉड, बहुत जो पॉपुलर हैशटैग है ना वो आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने लिखा फूड और नेटवर्क, अब ये बहुत बड़े बड़े हैशटैग, इन पे मिलियंस ऑफ पोस्ट होती हैं, तो उन पोस्ट के लिए आपको फिर रैंक करना मुश्किल हो जाएगा। चलें इंस्टाग्राम को ना एज अ एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने इंस्टाग्राम के लिए, हमने गूगल के लिए, हमने फेसबुक के लिए काम आसान करना है कि उन्हें पता चल जाए कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं या हम जिनके लिए पोस्ट कर रहे हैं वो पोस्ट में अगर है क्या। अगर समझ लें तो आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्सन हूँ, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ ऐसे जो टूल है इसको इस तरह यूज़ करना, तो मैं बेहतर तरीके से वो टूल यूज़ कर सकूँगा। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम को बताना है हैशटैग के थ्रू या डिस्क्रिप्शन के थ्रू कि ये जो वीडियो है, पोस्ट है, ये क्या है, ये किस चीज़ के लिए, ये कोई कैंपेन है, ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये क्या है। तो इससे फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आसानी होगी आपके प्रोडक्ट्स या आपकी पोस्ट को रैंक करने के लिए। अब जो हमारा सेक्शन आता है वो है एनालिटिक्स का सेक्शन। एनालिटिक्स का सेक्शन किस लिए क्यों ज़रूरी है? एनालिटिक्स का सेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये रीड करना आना चाहिए कि जो ऑडियंस आपके कंटेंट से इंटरेक्ट कर रही है वो ऑडियंस किस फील्ड की, किस एज ग्रुप की है, वो ऑडियंस किस कंट्री की है, उनको ऑडियंस को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगे। जैसे मैं आपके सामने ये इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा अकाउंट इनसाइड्स वाला ऑप्शन। ओके, ये वैसे प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट में ना आपको इनसाइड्स का ऑप्शन नज़र आता है, तो ये वैसे मैंने एक डमी अकाउंट खोला हुआ है आपको समझाने के लिए। तो ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है अकाउंट रीच, उसके बाद नज़र आ रहा है अकाउंट इंगेज्ड, उसके बाद नज़र आ रहा है टोटल फॉलोअर्स। आप रीच पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सिटी वाइज बता देगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो किस सिटी की है। ये आपको ये बता देगा कि ऑडियंस किस कंट्री की है। उसके बाद एज रेंज और जेंडर वगैरह भी सबको बता देगा कि अच्छा, अगर आपकी ऑडियंस में मेल ज़्यादा है तो वो किस कंटेंट को पसंद करते हैं, अगर फीमेल ज़्यादा है तो वो फिर किस तरह के कंटेंट को पसंद करती हैं।
ये चीज़ें आपको पढ़ना समझ आ जाएंगी। इसी तरह आपको फॉलोअर्स नॉन फॉलोअर्स का समझ आ रहा है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने नहीं फॉलो कर रहे हैं, आपकी रीच और आपकी कौन सी परफॉर्मिंग पोस्ट हैं, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट कौन सी हैं, आपको ये वो भी शो कर देगा। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो आपकी कंटेंट टॉप परफॉर्मर है, जो आपका टॉप परफॉर्मर कंटेंट है, वो किस नीश का कंटेंट है। वो कोई वीडियो थी क्या जो बहुत ज़्यादा बाकी कंटेंट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म की, वो कोई टेक्स्ट पोस्ट थी, वो कोई कोट था, वो कोई गाना था, या वो कोई भी ऐसे इमोशनल वीडियो थी, या कोई मीम थी। तो इस तरह जब आपको समझ आ जाएगा ना कि जो कंटेंट आप लोग पब्लिश कर रहे हैं उनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है आपके लिए, तो फिर आपने उस कंटेंट की ना अमाउंट इंक्रीज़ कर देनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब आपने फिर उस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो दूसरा कंटेंट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर आपने अपना फोकस उस तरफ से शिफ्ट कर देना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे, और आप जिनके लिए काम करें उनका टाइम और मनी भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप उनको रियली ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अकाउंट इंगेजमेंट में जा सकते हैं, आप लाइक्स कमेंट्स देख सकते हैं। तो ये इस तरह के हर प्लेटफॉर्म के ना इस तरह टूल्स होते हैं, एनालिटिक्स के टूल होते हैं। आपके पास टिकटॉक के एनालिटिक्स के टूल है, जैसे आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरह आपके पास फेसबुक के भी एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है यहाँ फेसबुक का। इस तरह आपके पास अगर गूगल रन कर रहे हैं तो गूगल एनालिटिक्स की ऐप भी है बाकायदा। तो इस तरह आपको ना ये एनालिटिक्स पढ़ना आना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म जो है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका ज़्यादा बेहतर चल रहा है और किस तरह का कंटेंट आपका ज़्यादा बेहतर चल रहा है। इससे फिर ये देखें जहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जिस तरह का कंटेंट या जिस तरह की वीडियो परफॉर्म बेटर करेगी, आपने फिर उस पर फोकस करना है। अगर शॉर्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें तो फिर आप शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को डालें, ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन उन पर थोड़ा सा फोकस कम कर दें। एनालिटिक्स के साथ साथ एक चीज़ आती है इंगेजमेंट के। इंगेजमेंट में क्या होता है कि इंगेजमेंट में अगर कोई आपने पोस्ट की ब्रांड के लिए, स्केड्यूलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके पोस्ट किया आपने, तो उस पर कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो आपने लाजमी ये करना है कि उनमें से सबको ना सही, आपने कुछ ना कुछ को रिप्लाई ज़रूर करना है। फॉर एग्जांपल कोई कमेंट अच्छा करता है तो आपने उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी पोस्ट करें तो वो बंदा या वो पर्सन लाजमी इंगेजमेंट शो करे, लाजमी वो कमेंट करे, और आपकी कस्टमर बेस है या ऑडियंस बेस है वो इंक्रीज़ हो। ये जो तमाम चीज़ें आपने कर दी हैं इंगेजमेंट वाली, जिसमें आपने लाइक, अगर आपने रिप्लाई करना है कमेंट वगैरह का, तो आपने ये उस ब्रांड के अकाउंट से करना है, ना कि अपने पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि अगर उसको पता नहीं चलेगा कि ये किसने किया है। अब आपको समझ आ गया कि एक सोशल मीडिया मैनेजर ने क्या कुछ करना होता है। उसने कंटेंट क्रिएट करना है। अगर वहाँ की ग्राफिक डिज़ाइन टीम नहीं है या कोई क्रिएट करने वाला है, तो आपको ख़ुद भी क्रिएट करना आना चाहिए। मैंने आपको बेसिक फ़ोटोशॉप, बेसिक कैनवा और प्रीमियर प्रो का भी थोड़ा बहुत बता दिया। आप इनका इन डिटेल में आप ये लोग चीज़ें सीख सकते हैं। अगर ये आप लोगों को चीज़ें आती हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा क्या करना, जब कंटेंट आ गया तो इस कंटेंट को बाकायदा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज कर लिया, ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने वो कंटेंट बाकायदा, या तो आप खुद मैनुअली पोस्ट करें अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, लेकिन अगर आप कुछ ग्रो कर चुके हैं या वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ग्रो कर चुका है, तो आपने स्केजुलिंग और बल्क स्केजुलिंग के सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। उनसे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपका काम और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और आपको हैसल वगैरह नहीं होगी, और वो सब कुछ ऐसे स्मूथ वे में जाएगा। तो अब जब आपने बल्क में स्केड्यूल कर दिया, अब जब कंटेंट पोस्ट होगा तो उस कंटेंट पे जो ऑडियंस या जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आपका काम है कि आपने उनके साथ इंगेज करना है, उनको इंगेजमेंट पे अप्रिशिएट करना है। तो इससे वो आपके लॉयल कस्टमर या लॉयल ऑडियंस बन जाएगी। इसके साथ साथ आपने एनालिटिक्स भी देखने हैं कि जो ऑडियंस परफॉर्म कर रही है वो किस एज ग्रुप की है, वो किस कंट्री की है, उनको कौन सा कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा कंटेंट से वो अवॉइड कर रहे हैं। तो फिर ये जब चीज़ें आपके पास नोट हो जाएंगी, ये जब चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, बेशक आप गूगल शीट पे बना लें, उसमें आप नोट कर लें कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपकी वीडियोस देख रहे हैं, वो ज़्यादा प्रीफर वीडियोस कर रहे हैं, ये ज़्यादा प्रीफर पोस्ट कर रहे हैं, या कोट कर रहे हैं, या मीम कर रहे हैं। तो आपने फिर उन चीज़ों पे फोकस करना है, और दूसरी चीज़ों से, क्योंकि ये जो सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मैनेजर का ये जो काम है, ये टेस्ट एंड ट्रायल पे बेस करता है। तो अब जब आपके पास ये तमाम चीज़ आ गई, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आप अच्छा प्रैक्टिस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना एक पर्सनल अकाउंट उस पर आप पोस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप बफर का फ्री वही यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल अकाउंट को ग्रो करने के लिए। पोस्ट शेड्यूल करके अपने पर्सनल अकाउंट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। या आपको अगर कहीं पे इंटर्नशिप मिले तो ये बहुत अच्छी बात, आप इंटर्नशिप में जाएँ,
किसी एक रियल कंपनी में अगर आपको इंटर्नशिप मिले तो वो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप उस कंपनी में जाएँ, उनके कुछ अकाउंट्स मैनेज करें, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनसे ले लें, उससे मैनेज करें, फिर 2 पे जाएँ, फिर 3 पे जाएँ। इस तरह आपको पूरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आ जाएगा, और जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो फिर आपको ज़्यादा बड़े ब्रांड और पीपल आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। जो लास्ट सेशन हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स का, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म मौजूद है। आपके पास फाइवर, अपवर्क है, लिंक्डइन है, आपके पास गुरु है। तो आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिंक्डइन का ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि जैसे कैसे लिंक्डइन पे आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है अपनी फील्ड की जॉब फाइंड करने के लिए। तो लिंक्डइन पे आए हम, यहाँ पे आपने अपने इधर डायरेक्ट नाम पे क्लिक कर दें, या यहाँ से व्यू से प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। ये जो पार्ट है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है आपके नेम के नीचे, इस जगह पे डालना है आपने कीवर्ड्स अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ आपने इनको किस तरह डालना है, आपने इस पेंसिल पे क्लिक किया, पेन पॉइंट पे, और यहाँ पे जो हेडलाइन है ना, इस हेडलाइन में आपने अपने कीवर्ड डालने हैं। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर, ये आपने एक वर्टिकल ब्रैकेट डाल दी या लाइन डाल दी एक। उसके बाद आपने लिखना है फॉर एग्जांपल कुछ भी जो आपकी ना उस फील्ड से रिलेटेड, ये जिस चीज़ की आप जॉब ढूंढ रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपने ना अपने कीवर्ड यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सोशल मीडिया मैनेजर, यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके बाद आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि ये आई मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर ब्रांड्स, आई मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर माई क्लाइंट्स। तो इस तरह की आपने कुछ चीज़ें लिख देनी है। इसके बाद आपकी जो कुछ और स्किल हैं जो कि इस सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड हैं, जैसे ये सोशल मीडिया मैनेजर एक अलग स्पेसिफिक बहुत अलग चीज़ नहीं है। इसके साथ जुड़ती है मार्केटिंग, इसके साथ जुड़ती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके साथ जुड़ती है एडिटिंग। तो ये 3-4 चीज़ें इसके साथ जुड़ के ना फिर ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट या मैनेजर जो है ना, इसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसके साथ कुछ और चीज़ें भी सीख लें। तो इस तरह आपने इस हेडलाइन वाले सेक्शन में ना जितने कीवर्ड्स, बहुत ज़्यादा स्टफ भी नहीं करने हैं, बस उनका सेंस बनना चाहिए कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स ऐड करने यहाँ पे आप अपनी पोजीशन वगैरह अगर जॉब करते हैं नहीं करते तो उसको ना ऐड करें। इंडस्ट्री, ग्राफिक डिज़ाइन या मार्केटिंग कर लें अगर आपको साथ मार्केटिंग भी आती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इसको आप सेव कर दें। अगर आप यहाँ पे लोकेशन यूएसए डालें तो आपको फिर रिमोट के ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं इंटरनेशनल काम करने के। आप रिमोट डाल लें, पोस्टल कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, पोस्टल कोड ऑफ यूएसए, यूके एक्सेट्रा। आप यहाँ पे पोस्टल कोड डालेंगे तो ये आपको सिटी कोड उठा लेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो का लिंक होना चाहिए लाजमी। आपने सोशल मीडिया मैनेजर के पोर्टफोलियो में के लिए आप बिहांस यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर जिन जिन पीपल्स का अकाउंट मैनेज किया हुआ ना, आप उनसे एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनवा लें, या आप उनसे टेस्टिमोनियल टेक्स्ट ले लें। तो उसका स्क्रीनशॉट या वो वीडियो आप अपने ना बिहांस पोर्टफोलियो पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप ड्रिबल पे भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको ड्रिबल। तो जो ड्रिबल है ये भी एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट है। ये थोड़ी सी लिमिटेड है, ये आपको एक पोस्ट करने इजाज़त देती है, ज़्यादा आपको पोस्ट नहीं करने देते। तो इस तरह आप एक प्रोजेक्ट बना के उसमें आप अपने क्लाइंट का पूरा जिक्र कर सकते हैं कि वो क्लाइंट कौन था। तो आपने जब बिफोर आफ्टर भी लगाना है कि जब आप उन्होंने आपको हायर किया तो उससे पहले जो उनके एनालिटिक्स थे वो इतने थे, जो उनकी रीच थी वो इतनी थी। फिर जब आपने उनका काम संभाला तो आपके बाद वो रीच इतनी हो गई, सब्सक्राइबर इतने हो गए। इस तरह की चीज़ें आपने स्क्रीनशॉट लेके ना अपने बिहास पोर्टफोलियो पे अपलोड कर देंगे। तो फिर जब कभी भी आपको किसी को अपने पोर्टफोलियो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट बिहास का लिंक देंगे तो वो आपको तमाम प्रोजेक्ट दे सकता है जितने प्रोजेक्ट पे आपने काम किए। इससे आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। तो आपने अपनी वेबसाइट अगर है तो नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो का लिंक डाल दें एक्सेट्रा। ये हो गया। इसके बाद जो आपने पोस्ट करनी है ना, और यहाँ पे फीचर का एक टैग है, पार्ट है, फीचर पर क्लिक करके ना आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक डाल के ऐड लिंक करके आप अपने बिहांस का ना लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। जब आप लिंक डालेंगे तो ये डेटा खुद ब खुद वहाँ से उठा लेगा, या आप ऐड मीडिया करके ना खुद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप पोस्ट भी करें, पोस्ट पे आप अपनी नीड से रिलेटेड करें, उसमें ग्राफिक डिज़ाइन का जिक्र कर लें, उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जिक्र करें। जितने ज़्यादा आप पोस्ट करेंगे ना उतने ज़्यादा आप लिंक्डइन के एल्गोरिथम को अपना कंटेंट प्रमोट करने का ऑप्शंस देंगे। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में आप अपना तमाम प्रीवियस एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, जो एक्सपीरियंस आपने किया, जिनके साथ काम आपने किया। तो ये चीज़ें, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल अपनी लाजमी बनाएं, उसको थोड़ा सा बहुत सेटअप लाजमी करें। यहाँ पे स्किल सेट में आप अपनी तमाम स्किल लिख दें जो आपको आती हैं। आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको यूआई आती है, आपको यूएक्स आती है। तो वो सब चीज़ें आपने अपनी स्किल में मेंशन कर देनी है।
अगर आपने कोई कोर्स किया है किसी इंस्टीट्यूट से, किसी एकेडमी से, किसी जगह से आपके पास सर्टिफिकेशन है, डीजी स्किल से ले लिया, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी आपने ऐड कर देनी है। आपने कोर्सेरा से लिया, वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जितनी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भरी हुई होगी ना, उतने ज़्यादा उस फील्ड से रिलेटेड उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो जॉब्स फाइंड करने के लिए आपने लिंक्डइन के इस जॉब वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिमोट जॉब का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फिजिकल जॉब का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बकायदा सजेशन भी मिलती हैं, आप सर्च भी कर सकते। यहाँ पे फिजिकल जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, रिमोट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जैसे रिमोट अपॉर्चुनिटी, तो अब ये जो लोग हैं ये ब्रांड डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो आप इनको मैसेज कर सकते हैं यहाँ से। ईजी अप्लाई अपनी, जब अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी होगी ना, तो ईजी अप्लाई के थ्रू आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एक क्लिक से। सोशल मीडिया पार्टनर, इस तरह की देखें, ग्राफिक डिज़ाइन स्पेशलिस्ट, इस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अगर आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट के साथ मार्केटिंग भी आती है, तो ये चीज़ें यहाँ इन जॉब्स में आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कोर्स हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, इनमें से बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सी नहीं आती होंगी। जो आपको अच्छी लगी उसे ज़रूर आगे शेयर करें। अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वो ज़रूर कमेंट करें, ताकि जो दूसरे हैं वो भी सीख सकें। तो आई होप आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। तो आप और ज़्यादा कोर्स इसी आज़ाद चाय वाला चैनल पर देख सकते हैं। तो ये फ्री कोर्स है, एक छोटा सा कोर्स था आपके लिए, ताकि अगर आपके ग्राफिक डिज़ाइन आते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज़ आपको, एक एक्स्ट्रा स्किल आपको आ जाए। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू।